हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। सो लास्ट 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं इन असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस का। 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन होगी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं तो ए या बी में से एक ऑप्शन, और अगर उन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। नाउ अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं और जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के लिए, तो वहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के लिए, तो ऑप्शन बी आएगा। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स तो ऑप्शन सी। अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो डी ऑप्शन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि जो गोल्ड है इट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें पता है डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर मेटल को थिन वायर्स में ब्रेक कर सकते हैं, एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम एक वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स जो गोल्ड है वो इतना डक्टाइल है कि उसके 1 ग्राम से हमें 2 किलोमीटर लेंथ की वायर ऑब्टेन हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। नाउ दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, तो ए या बी में से एक ऑप्शन। नाउ अब ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है क्या ये सही रीजन है स्टेटमेंट 1 की? हमें क्या बोला है उसने कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, क्योंकि हम गोल्ड के 1 ग्राम से एक वायर ऑब्टेन कर सकते हैं 2 किलोमीटर लेंथ की। बिल्कुल सही है, यही रीजन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? जो वायर्स होती हैं हमारे घरों में जो करंट कैरी करती हैं दे हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज पीवीसी। बिल्कुल सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की या रबर की कोटिंग होती है जो वायर्स होती हैं हमारे घरों में उनके ऊपर। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है? जो पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड इट इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू। अब देखते हैं कि जो हम घरों में पीवीसी की कोट की हुई वायर्स लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, उसके ऊपर हम पीवीसी की कोटिंग क्यों करते हैं? ऑब्वियसली बिकॉज पीवीसी एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम कोई ऐसी कोटिंग उसके ऊपर करेंगे जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो फिर तो उससे करंट पास हो जाएगा और हमें शॉक लग सकता है। तो पीवीसी या रबड़ की कोटिंग हम इसीलिए ही करते हैं क्योंकि ये दोनों ही इंसुलेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, करंट को पास नहीं होने देते। सो जो स्टेटमेंट 2 है it is the correct reason for statement 1, that is this is the correct reason for this assertion, so the correct option is option A. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है कि गैलियम एंड सीजियम नॉन मेटल्स हैं। पहले तो इतनी स्टेटमेंट देखते हैं हम, क्या गैलियम और सीजियम नॉन मेटल्स हैं? नो, गैलियम एंड सीजियम तो मेटल्स हैं। तो यहीं से ही हमें पता लग गया कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो क्या है? फॉल्स। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, गैलियम एंड सीजियम मेल्ट इवन ऑन पाम। मतलब अगर हम गैलियम और सीजियम को अपने पाम पे रखते हैं तो वो पाम पे ही मेल्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कहने का मतलब क्या है कि जो गैलियम एंड सीजियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इवन हमारे बॉडी टेम्परेचर से ही ये मेल्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? जो फर्स्ट वाली है दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे क्या गिवन है? इनसॉल्युबल। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। बिल्कुल सही है, सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये दोनों क्या होते हैं? अल्कलाई होते हैं बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नाउ असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं इनको हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, दैट इज दे आर इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हम सोडियम और पोटेशियम एंड अदर अल्कलाई मेटल्स दैट इज जो ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल का, उनको कैरोसिन ऑयल में ही स्टोर करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर अगर हम उनको ओपन में रख दें और कैरोसिन ऑयल में ना रखें। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हम सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखते ही इसीलिए हैं क्योंकि अगर हम उनको ओपन में रख दें तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके क्या करेंगे, दे विल कैच फायर। सो यहाँ पे ये असर्शन के लिए ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ये वैलिड है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, सोडियम और पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें पता है सोडियम एंड पोटेशियम लाई ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इसीलिए ऊपर लाई करते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है यहाँ पे कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि वहां पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इट इमीडिएटली कैचेस फायर। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अगर हम ये बात करें कि सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ वो वायलेंट क्यों है, रीजन क्या है उसका, रीजन यही है कि जब हम सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ तो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, वो हाइड्रोजन गैस इट इमीडिएटली कैचेस फायर। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर असर्शन है इसके लिए ये वाला रीजन ट्रू है, करेक्ट रीजन है इस असर्शन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती जब मेटल रिएक्ट करता है विद निट्रिक एसिड। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एमसीक्यू वाली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था, HNO3 के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, निट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, जो मैग्नीशियम और मैंगनीज होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जनरली जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं निट्रिक एसिड के साथ तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, बट जो मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल्स हैं ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है। तो इन दोनों मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, वेयरएज अदर मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। इसका रीजन यही है कि जो निट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी हाइड्रोजन गैस वहां पे फॉर्म होगी उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो असर्शन हमारे पास गिवन है उसका तो रीजन कुछ और ही है और यहाँ पे कुछ और ही गिवन है। सो दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट 1 कि सोडियम पॉजिटिव दैट इज जो सोडियम का कैटायन है इट हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर इज 11 एंड एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तक यहाँ पे सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। अब जब हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है तो पहले थे 11 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो कितने रह गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं 10, बट प्रोटॉन्स अभी भी कितने ही हैं यहाँ पे 11 जो कि पहले से ही थे। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो है ट्रू। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, सोडियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स के शेल टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव। अब सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,8,1। अब जो सबसे अंदर वाली शेल है वो क्या है के शेल, जो ये वाली शेल है ये है एल शेल, जो ये वाली शेल है दिस इज एम शेल। नाउ जब भी किसी भी मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो अपनी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
ताकि इसका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ये किस शेल से हो रहा है? ये m शेल से हो रहा है, ना कि k शेल से। इसीलिए ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन देखते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एक अच्छा अमाउंट देना पड़ता है हमें एनर्जी का। किस लिए? टू ब्रेक द इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो आयंस के बीच का अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? उसका यही रीजन है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन होते हैं, जिनको ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी हमें ब्रेक करने के लिए देनी पड़ी उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और उतना ही हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, और जो यहाँ पे रीजन गिवन है वो एक करेक्ट रीजन है इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है हमें यहाँ पे? स्टेटमेंट 1 मेटल्स जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। सबसे पहले तो व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, पहले बात करते हैं व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन हम किसको कहते हैं? या तो हम बोलते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, या हम बोलते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, और या हम बोलते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर किसी प्रोसेस में इनमें से कुछ भी एक हो रहा है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। नाउ व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट्स इससे कॉन्ट्रैरी होता है, दैट इज जिसके पास खुद के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर एजेंट को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? प्रोसेस जब हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो प्रोसेस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट जब हम एजेंट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो वो है वो वाला एजेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे क्या गिवन है हमें? मेटल्स जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो क्या मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेंगे? वी नो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने अभी बात की कि मेटल्स की अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड क्लियरली यहाँ पे दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब तक हम MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स और असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स से। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडीज। फर्स्ट 3 चैप्टर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।